प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान ज्योति अकेडमी पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री को बायोमोलिक्यूल के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट के अंदर कवर कर लिया है। ठीक है, पहले पार्ट के अंदर हमने प्रोटीन को कवर किया है, दूसरे पार्ट के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट को कवर किया है। अब आज हमारे ये क्या होगा, तीसरा पार्ट होगा कार्बोहाइड्रेट इसका बायोमोलिक्यूल का, और इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड का पार्ट। देखो, न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? दीज आर दी पॉलीमर। ये क्या है? पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, जब बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड एक के बाद एक जुड़ जाती हैं तो वो जो पॉलीमर बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड जब एक के बाद एक जुड़ जाती है उसको हम एक और नाम से जाने जाते हैं, क्या? पोली न्यूक्लियोटाइड। पोली का मतलब मैनी और न्यूक्लियोटाइड ये एक यूनिट है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? पोली न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड कंटेन करता है, आपको पता है कि भी तीन चीज इसके अंदर होती है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। एक होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजिनस बेस, और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद पेंटोज शुगर क्या होता है? देखो, 5 कार्बन की शुगर को आइदर वो राइबोज हो सकता है या फिर डीऑक्सी राइबोज हो सकता है। ठीक है, 5 कार्बन की राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर को हम क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर बोलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं। देखो, राइबोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है। देखो, 5 कार्बन की हमें क्या कर रहे हैं? अब ये जो होगा ना, जैसा ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर है वैसे ही, परंतु यहाँ पर कार्बन ये देखते हैं कि भाई 5 कार्बन का दिखाना ना, तो पहले वाले कार्बन का OH ऊपर। ठीक है, दूसरे वाले कार्बन का जो हमारे पास, पहले राइबोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, पहले वाले कार्बन का OH ऊपर, दूसरे वाले का OH नीचे, तीसरे वाले का OH नीचे, और फिर क्या आ जाएगा लास्ट में? चौथे कार्बन के ऊपर CH2OH और H प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करेगा? एक फ्यूरॉन जैसी एक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, और 5 कार्बन और ऑक्सीजन फ्यूरोन जैसी स्ट्रक्चर बना के ऐसा राइबोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है, अगर सेकंड वाली कार्बन पे से अगर मैं OH को हटा दूं, उसकी जगह पे H लगा दूं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? डीऑक्सी राइबोज। देखो, डी का मतलब होता है रिमूव करना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन को। हमने क्या किया? ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर दिया, और राइबोज का मतलब राइबोज जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में एक ही डिफरेंस होता है, कार्बन 2 पे जो OH है उसको रिप्लेस करके मैंने OH लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है नोट कंटेन ऑक्सीजन ऑन सेकंड पोजीशन। उसके बाद एक यूनिट और आती है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? देखो, जैसे हमने देखा न्यूक्लियोटाइड क्या था? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। परंतु इसके अंदर न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप को हट नहीं होता। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक तो पेंटोज शुगर होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। तो इस चीज को हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोल देते हैं। उसके बाद न्यूट्रोजिनस बेस क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन में हमारे पास आते हैं एडिनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन में 3 आते हैं, थायमिन, यूरासिल और साइटोसिन। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। एक तो होगा ए और टी के बीच में, एडेनिन और थायमिन के बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो वो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड याद रखना पड़ेगा। वो होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। और इसी तरीके से एक टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है साइटोसिन और गुआनिन के बीच में, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इसी से हमारा स्ट्रक्चर बनता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि भाई एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और हमेशा साइटोसिन गुआनिन के साथ ही अटैच होगा, और एडेनिन थायमिन के साथ ही अटैच होगा। उसके बाद हम डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, साथ में आपको स्ट्रक्चर देखना है और यहाँ पर देखना है। देखो, ये जो चीज है डीएनए को, आप एक चीज याद रखोगे, जैसे ही नाइट्रोजनस बेस की बात आएगी तो एक तो आप कैट जी से याद रखोगे, और दूसरा आप आरएनए को याद रखोगे काउ जी से। ठीक है, कैट जी का मतलब है यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस कौन सा है? साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन और गुआनिन। ठीक है, और आरएनए के अंदर साइटोसिन, एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन। तो यहाँ पर डीएनए के अंदर थायमिन होता है, और आरएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट होता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, तो बार बार पूछा जाता है कि भाई डीएनए के अंदर कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है जो आरएनए के अंदर नहीं प्रेजेंट होता। इससे रिवर्स करके पूछ लेंगे कि आरएनए के अंदर कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखो, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इट कंटेन डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। अब देखो डबल स्ट्रैंडेड क्यों बोल रहा है, देखो एक तो ये स्ट्रैंड जा रही है, ठीक है, और एक ये वाली स्ट्रैंड जा रही है, दोनों मिलके क्या बना रहा है, एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट होगी, इसमें सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसके बाद डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोस और आरएनए के अंदर राइबोस शुगर प्रेजेंट होते हैं, जो हमने ऊपर की ओर डिस्कस की। इसके अंदर थायामीन बेस प्रेजेंट होता है और इसके अंदर यूरासिल बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी ये क्या काम करता है, सेल को क्या करता है, इंफॉर्मेशन यानी कि स्टोर करने का काम करता है। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है या हेरिडिटी की जितनी भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है उसको सेल के न्यूक्लियस में स्टोर करके रखता है, ठीक है। और ये क्या करता है, आरएनए प्रोटीन को बनाने का काम करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है, प्रोटीन को बनाने का काम करेगा आरएनए, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम कौन करेगा, डीएनए। और ये जो डीएनए है वो हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। परंतु जो आरएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है और न्यूक्लियस के बाहर भी प्रेजेंट हो सकता है। और न्यूक्लियस के प्रेजेंट जो बाहर चीजें लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो वहां भी ये प्रेजेंट होता है। तो अगला आता है हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो डीएनए का स्ट्रक्चर ये दिखा रखा है भाई, यहाँ पर एडेनिन है, थायमीन है और साइटोसिन है, गुआनिन है, इस तरीके से अटैच होते हैं, ठीक है, एक के बाद एक अटैच हो जाते हैं। और फोस्फेट ग्रुप को हमने ये येलो कलर का दिखा रखा है, ये फोस्फेट ग्रुप से बनी हुई स्ट्रैंड है। और उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काम कौन करता है, या फिर इन दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने का काम कौन करता है, नाइट्रोजनस बेस करते हैं जो कि बीच में लगे हुए हैं। इन्हीं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एक हेलिकल शेप बना देता है, ठीक है। तो एक बार थ्योरी देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीसेक्राइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसके अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती है। हर एक चेन क्या करती है, राइट हैंडेड हेलिकल की शेप, वैसी शेप होती है, दोनों राइट हैंडेड। मतलब राइट हैंडेड का मतलब है जैसे स्क्रू होता है वो राइट हैंडेड इस तरीके से घूमता रहता है, ठीक है। हम राइट हैंडेड घुमाएंगे तो अंदर की ओर जाएगा दीवार के अंदर, तो इसी तरीके से राइट हैंडेड ये क्या होती है, फोल्डेड होती है। स्पाइरल शेप होती है, स्पाइरल जैसे बुक की जो पीछे की वो तार होती है वो स्पाइरल है, ठीक है। तो विद 10 बेस, मतलब कि एक टर्न के अंदर, जैसे एक ही पूरी टर्न हुई है इसके अंदर 10 के करीब बेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो टू चेन कोयल, टू डबल हेलिक्स एंड रन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये कहता है जो ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड है वो एक वाली स्ट्रैंड मान लो 5 से लेकर 3 तक जा रही है, तो दूसरी वाली स्ट्रैंड 5 से 3 इस तरीके से जाएगी। यानी कि इसका मतलब है कि भाई ये है ना रिवर्स हो स्ट्रैंड है, 5 से 3 वाली स्ट्रैंड है, उसके अंदर एडेनिन, थायमीन और साइटोसिन और गुआनिन प्रेजेंट है, ठीक है। अब दूसरे वाली स्ट्रैंड है जो कि 3 से लेकर 5 वाली है, इसके अंदर ये ऐसे ही जो अरेंजमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे अरे ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो तो यही प्रेजेंट होंगे, परंतु ये रिवर्स हो जाएंगे। यानी कि गुआनिन पहले आ जाएगा, फिर साइटोसिन, फिर थायमीन, फिर लास्ट में एडेनिन होगा, ठीक है। तो वो रिवर्स होती है। तो वही चीज लिखी हुई है, ये जो दोनों के दोनों डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है वो दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है, परंतु वो सेम प्रेजेंट होते हैं। जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होंगे वो सेम होंगे। और इन दोनों नाइट्रोजनस बेस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। देखो अब तो जैसे अगर समझने के लिए भाई 5' से 3' है, ठीक है, ये फोस्फेट ग्रुप है, ये शुगर प्रेजेंट है, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, ये फोस्फेट ये शुगर इस तरीके से अटैच होगा। ये तो हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। दूसरी स्ट्रैंड क्या है, 3' से 5' ठीक है, इसके अंदर भी ऐसी है, फोस्फेट शुगर इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब शुगर के अंदर क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेस, ये ग्लाइसिन, थायमीन, साइटोसिन और एडेनिन, ठीक है। अब ये पूरी पूरी अरेंजमेंट उल्टी लगी हुई है, देखो यहाँ पर थायमीन, फिर गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन, ठीक है, ये रिवर्स बन गई। और ये बात ध्यान रखना, साइटोसिन के साथ हमेशा गुआनिन होगा और 3 इसमें क्या प्रेजेंट होंगे,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। थायमीन के साथ हमेशा एडेनिन जुड़ेगा और हमेशा, ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर हो सकता है अगर एक्चुअली हम समझना चाहें तो। उसके बाद आता है टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप की होंगी। एक होता है मैसेंजर आरएनए, इट प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर जो सेल होता है हमारे पास, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। और जो डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कैरीज थी, जैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो गई, उसको इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, लेके चलता है, और उसको कहाँ लेके जाता है? बाहर लेके जाता है न्यूक्लियस से, ठीक है। जो प्रोटीन बनाने की जो सिंथेसिस की प्रोटीन की जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर प्रेजेंट थी, वो की भी रिक्वायरमेंट है किसी सेल को प्रोटीन बनाने की, तो वो इन्फॉर्मेशन को सेल के न्यूक्लियस से बाहर लेके जाता है, उस मैसेज को कैरी करने का काम। ट्रांसफर एरएनए का क्या काम होगा? उस जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थी उसको बाहर लेके जाता है, ठीक है। तो यानी कि ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा? आर आर एन ए, एम टी आर एन ए करेगा, ठीक है। तो इट फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा? जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है, यानी डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, उसको बाहर लेके जाएगा साइटोप्लाज्म से, ठीक है। देखो न्यूक्लियस से बाहर, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की ओर तो कौन लेके आया? मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में लेने के आने के बाद, अब साइटोप्लाज्म से बाहर की ओर कौन लेके जाएगा? ये ट्रांसफर आरएनए। जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, भाई प्रोटीन बनाना है, ठीक है, किस टाइप का प्रोटीन हमें क्रिएट करना है, तो वो जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा? एक और प्रेजेंट होता है आर आर एन ए, इसको बोलते हैं राइबोसोमल आर एन ए, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जो भी प्रोटीन बनता है वो किसके अंदर बनता है या किसके हेल्प से बनता है? राइबोसोम्स की हेल्प से बनता है, ठीक है। तो ये जो क्या करता है आर आर एन ए, राइबोसोम्स को साइट प्रोवाइड करता है प्रोटीन बनाने के लिए। क्या? प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम्स को साइट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है हमारे पास कि भाई फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है। भाई डीएनए का हमने बता दिया, भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, और जितनी भी हेरिडिटी की प्रोसेस होती है वो डीएनए के द्वारा होती है, ठीक है। और क्या होता है? आरएनए का फंक्शन क्या कह सकते हैं? जैसे प्रोटीन बनाने का काम, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का काम कौन करेगा? आरएनए। और ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आरएनए का एक और काम हो गया कि भी जितनी ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा? आर आर एन ए। उसके बाद एक आता है रेप्लिकेशन। ये बायो के वर्ड्स है, इसको आप इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, परंतु कर लीजिए। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है। यानी कि कोई भी एक टेम्पलेट है, ओरिजिनल कॉपी है, उसकी फोटो कॉपी करना, ठीक है। उसकी फोटो कॉपी करना, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मोलिक्यूल कैन डुप्लीकेट, अगर मैं किसी चीज का डुप्लीकेट बना देता हूँ उसको क्या बोलता है? रेप्लिकेशन। टेम्पलेट होता है ओरिजिनल चीज, ठीक है, जिसका मैं रेप्लिकेशन कर रहा हूँ, जिसकी मैं फोटोकॉपी बना रहा हूँ, वो जो ओरिजिनल चीज है वो क्या है? हमारे पास टेम्पलेट है, ठीक है। तो मीन पैटर्न इन विच द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पेरेंट स्ट्रैंड सर्व एज ए टेम्पलेट। भाई देखो, जो बच्चा का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ से आती है? पेरेंट्स से आती है, तो करते हैं। और जो बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो एक तरीके से रेप्लिकेशन का काम करती है, ठीक है। तो टेम्पलेट जो पेरेंट की इन्फॉर्मेशन है वही क्या होती है? रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेट होती है, उसी की फोटोकॉपी होती है जो चिल्ड्रंस होते हैं। जीन्स क्या होते हैं? पोर्शन ऑफ डीएनए कैरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक पोर्शन इज कॉल्ड जीन्स। मतलब कि एक स्पेसिफिक पोर्शन की स्पेसिफिक डीएनए इन्फॉर्मेशन है, उसकी इन्फॉर्मेशन को कैरी करना, डीएनए की इन्फॉर्मेशन को कैरी करना, वो स्पेसिफिक प्रोटीन का काम होता है, तो वही क्या हमारे पास? जीन्स है। और जेनेटिक कोड क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन द अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स, यानी कि दोनों के बीच में रिलेशन का होना, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स का रिलेशन होना हमारे पास जेनेटिक कोड है। उसके बाद कोडोन आता है इन ग्रुप ऑफ थ्री ट्रिपलेट्स इन द कोडोन अमीनो एसिड, दी थ्री ट्रिपलेट्स आर कॉल्ड कोडोन। और ये कहता है बेस ट्रिपलेट है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोडोन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट था वो खत्म होता है। तो अगला जो पार्ट होगा वो हम अगले वाले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।